नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का हमारा जो ये पोर्शन एमएससी फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए चल रहा था, उसमें अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर से संबंधित विभिन्न जो रूल्स हैं उनको हमने स्टडी किया था। HW सिस्टम के अंतर्गत जो रूल्स फ्रेम किए गए और IUPAC के द्वारा एक्सेप्ट किए गए, उन सारे रूल्स की विवेचना अभी तक के रूल्स की है। हमने उनके एग्जाम्पल्स के साथ में विस्तार से देखी है। पिछले वीडियो में मैंने फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर से संबंधित जो नियम हैं, डिफरेंट रूल्स हैं HW सिस्टम में जो जनरेट किए गए हैं, उनके बारे में अध्ययन करना शुरू किया था। उसी की कड़ी के अंतर्गत हम लोग आज और आगे विभिन्न फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम्स के लिए जो रूल्स फ्रेम किए गए हैं उनको हम आगे विस्तार से देखेंगे। अगला जो रूल है वो ये कहता है कि दो रिंग्स हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में, फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में, जो बराबर साइज़ की हैं। बराबर साइज़ का मतलब है नंबर ऑफ टोटल एटम्स इन द रिंग है वो सेम है। जैसे दोनों 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं या दोनों 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं, उनमें फिर हेटेरो एटम्स के टाइप के आधार पर हम किस प्रकार से बेस कंपोनेंट का चयन करेंगे। अभी तक हमने ये देखा है कि फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम में बेस कंपोनेंट का जो चयन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और बेस कंपोनेंट हम जानते ही हैं, वो कंपोनेंट होता है जिसका डेरिवेटिव उस फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को माना जाता है। दूसरा जो कंपोनेंट होगा उसको हम फिर प्रीफिक्स के रूप में लेते हैं या सेकेंडरी कंपोनेंट मानते हैं। तो जो प्रीफिक्स के रूप में लेंगे वो उसका अटैच कंपोनेंट होगा और जो बेस कंपोनेंट है उसका डेरिवेटिव उस फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को माना जाएगा। कुल मिलाकर अभी तक के हमारे जितने भी नियम हैं वो बेस कंपोनेंट के सिलेक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। ऑटोमेटिकली जब हम बेस कंपोनेंट को सिलेक्ट कर लेंगे तो जो दूसरा कंपोनेंट है वो हमारा अटैच्ड कंपोनेंट या सेकेंडरी कंपोनेंट हो जाएगा। ये सब कर लेने के बाद में फिर हम किस प्रकार से फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर है वो करेंगे, उसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर जैसा मैंने बताया, ये जो अब नियम हम देख रहे हैं वो उन फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए है जिनमें दोनों जो कंपोनेंट हैं वो सिमिलर नंबर ऑफ एटम्स वाले हैं। जैसे दोनों 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं तो इसमें है इफ़ बोथ द कंपोनेंट्स कंटेन रिंग्स ऑफ सेम साइज़ की हैं विद इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट हेटेरो एटम्स। और उनमें दूसरी बात क्या है कि उनमें हेटेरो एटम्स की जो संख्या है वो भी समान है। तो हम किस कंपोनेंट को बेस कंपोनेंट के रूप में चुनेंगे। तो ये नियम कहता है द कंपोनेंट कंटेनिंग रिंग विद ग्रेटेस्ट वैरायटी ऑफ हेटेरो एटम्स। ग्रेटेस्ट वैरायटी का मतलब है जहाँ पर वैरायटी ऑफ हेटेरो एटम्स है वो ज़्यादा है, उसको हम बेस कंपोनेंट के रूप में सिलेक्ट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास में जो हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम है उसमें ये दो हमारी जो रिंग्स हैं वो दोनों ही 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं। और इसमें जो 5 मेंबर्ड रिंग्स में जो हमारा कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है
यहाँ हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये हमारे पास में दोनों 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं और दोनों 5 मेंबर्ड रिंग्स में एक के पास में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है हेटेरोएटम के रूप में, जबकि दूसरी के पास में 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं। तो हम यहाँ पर उसे बेस कंपोनेंट के रूप में लेंगे जहाँ पर वैरायटी ज़्यादा है। अब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, वो 2 वैरायटी के हेटेरोएटम हैं, जबकि यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन हैं, वो जो है प्रेजेंट है। तो बेस कंपोनेंट हमारा ऑक्साजोल हो जाएगा। फिर से हम इस नियम को देख लें। इस नियम में क्या चीज़ स्पेसिफाई है कि दोनों हमारे जो कंपोनेंट हैं वो दोनों कंपोनेंट सिमिलर नंबर ऑफ हेटेरोएटम्स वाले हैं। दूसरी बात है, दोनों कंपोनेंट्स के पास में हेटेरोएटम्स की जो संख्या है वो भी समान है, हेटेरोएटम्स भी बराबर संख्या में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हमें ऐसे में उसको बेस कंपोनेंट के रूप में सिलेक्ट करना है जहाँ पर कि वैरायटी ऑफ हेटेरोएटम्स है वो ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ हेटेरोएटम्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दोनों के होने पर ज़्यादा है, इसलिए हम बेस कंपोनेंट इसको ही सिलेक्ट करेंगे, अर्थात ऑक्साजोल विल बी द बेस कंपोनेंट। अगला जो नियम है, इफ़ 2 हेटेरोएटम्स ऑफ सेम ग्रुप आर प्रेजेंट। अब देखिए ये जो नियम है ये क्या कहता है, दोनों रिंग्स सेम साइज़ की हैं, अर्थात दोनों अगर 5 मेंबर्ड हैं तो 5 मेंबर्ड हैं, और दोनों के पास में कॉमन हेटेरोएटम्स भी सेम हैं, और जो अलग हेटेरोएटम हैं वो जो अनकॉमन हेटेरोएटम हैं वो एक ही ग्रुप के हैं। अर्थात हमारे पास में 2 रिंग्स हैं 5 मेंबर्ड। फिर से हम समझ लें, कॉमन हेटेरोएटम्स दोनों के पास में नाइट्रोजन है, ये एग्जाम्पल है, और जो अनकॉमन हेटेरोएटम हैं वो एक ही ग्रुप के हैं। देखिए सल्फर एंड ऑक्सीजन एक ही ग्रुप के हैं, तो हमें बेस कंपोनेंट फिर किसे लेना है, तो ये नियम कहता है कि हम बेस कंपोनेंट उस हेटेरोएटम वाले मोइटी को लेंगे जो सीनियरिटी टेबल ऑफ हेटेरोएटम में सीनियर है। तो अब देखिए यहाँ पर है सल्फ़र एंड ऑक्सीजन सेम ग्रुप के हैं, और जो ऑक्सीजन है वो सीनियरिटी टेबल में ऊपर आता है एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र। तो हम फिर जो ये हमारा ऑक्साजोल है इसको हम बेस कंपोनेंट के रूप में लेंगे। नियम को हम देख लें, इफ़ 2 हेटेरोएटम्स ऑफ सेम ग्रुप आर प्रेजेंट, द component containing ring with heteroatom appearing first in table 1, that is of table of heteroatom, is preferred as base component। तो मैंने इसको डिस्क्राइब यहाँ पर कर दिया है कि ये 2 हमारे हेटेरोएटम्स हैं और दोनों जो है सेम नंबर की मोइटीज़ हैं, 5 मेंबर्ड हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो सीनियर है एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र सीनियरिटी टेबल में। तो ऑक्साजोल हमारा बेस कंपोनेंट हो जाएगा, थायाजोल बेस कंपोनेंट नहीं होगा। नेक्स्ट हम दूसरा एग्जाम्पल इसी का हमने लिया है, 2 5 मेंबर्ड रिंग्स फ्यूज्ड हैं, कॉमन हेटेरोएटम दोनों के पास में नाइट्रोजन है, एक के पास में सल्फ़र हेटेरोएटम के रूप में है, दूसरे में सिलीनियम है। तो हम सीनियरिटी टेबल में देखेंगे सल्फ़र इज़ सीनियर टू सिलीनियम, इसलिए यहाँ पर थायाजोल है वो बेस कंपोनेंट हो जाएगा। ऊपर वाले केस में थायाजोल बेस कंपोनेंट नहीं था, ऑक्साजोल बेस कंपोनेंट था, यहाँ पर थायाजोल है वो बेस कंपोनेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिंग्स ऑफ सेम साइज़ एंड सेम नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ हेटेरोएटम। अब देखिए हमारा ये जो नियम है ये अलग टाइप का नियम है। ये कहता है हमारे पास में अगेन रिंग्स हैं वो सेम साइज़ की हैं, जो हेटेरोएटम्स हैं वो भी समान प्रकार के हेटेरोएटम हैं। अब देखिए यहाँ पर एक नई बात आ रही है, जो हेटेरोएटम्स हैं वो भी समान प्रकार के हैं। तो अब यहाँ पर अगेन हमें सेलेक्ट करने के लिए कि हम किसको है जो है बेस कंपोनेंट के रूप में सिलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो जिस रिंग में जो हेटेरोएटम हैं वो कम नंबर एक्वायर कर रहे हैं उसको हम बेस कंपोनेंट के रूप में लेंगे। तो ये नियम कहता है कि इफ़ कंपोनेंट्स कंटेन रिंग ऑफ सेम साइज़ एंड सेम नंबर एंड सेम काइंड ऑफ हेटेरोएटम, देखिए साइज़ भी सेम है, टाइप ऑफ हेटेरोएटम भी सेम है, उनकी संख्या भी दोनों रिंग्स में समान है, तो फिर हम किसको सेम काइंड ऑफ हेटेरोएटम्स हैं, देन द कंपोनेंट्स कंटेनिंग ring with heteroatom which have
लोएस्ट लोकेंट नंबर इज सिलेक्टेड एज बेस कंपोनेंट है। तो यहाँ पर है लोएस्ट जो नंबर है वो 1 और 2 इस रिंग को मिल रहा है। तो ये 6 मेंबर्ड 2 रिंग्स हैं, एक में बेस कंपोनेंट है वो 1-2 पोजीशन पर नाइट्रोजन को एक्वायर किए हैं और एक में 1-4 पोजीशन पर एक्वायर किए हैं। तो हम 1-2 पोजीशन वाले को बेस कंपोनेंट के रूप में लेंगे, अर्थात पैराडाइजीन विल बी द बेस कंपोनेंट, जिसमें नाइट्रोजन है, हेट्रो एटम दैट इज नाइट्रोजन है आर एट 1 और 2 पोजीशन। तो यहाँ पर 1 और 2 पोजीशन पर है तो पैराडाइजीन को हम बेस कंपोनेंट लेंगे। पैराजीन में जो हेट्रो एटम है वो 1 और 4 पोजीशन पर है तो इसको हम बेस कंपोनेंट के रूप में सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसी तरह का ये एग्जाम्पल हमारे लिए दिया हुआ है। 2 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं, दोनों के पास में 2 हेट्रो एटम्स हैं और ये हेट्रो एटम भी दोनों नाइट्रोजन हैं, लेकिन एक के पास में जो नाइट्रोजन की पोजीशन है 1 और 3 पोजीशन पर है, दूसरे के पास में 1 और 2 पर है। तो ये 5 मेंबर्ड रिंग में 1 और 2 वाला जो कंपोनेंट है वो बेस कंपोनेंट हो जाएगा, अर्थात पैराजोल है, पैराजोल विल बी द बेस कंपोनेंट जहाँ पर हेट्रो एटम 1 और 2 पोजीशन पर प्रेजेंट है। नाउ है नेमिंग पैटर्न है। अब देखिए अभी तक जो नियम देखे हैं वो सब बेस कंपोनेंट को सिलेक्ट करने से रिलेटेड देखे हैं। बेस कंपोनेंट का प्रॉपर बेस कंपोनेंट का सिलेक्शन हो जाने के बाद में हम फिर अब नेमिंग पैटर्न पर ध्यान देते हैं, हम किस प्रकार से नेमिंग करेंगे। ये जो हमारे नियम हैं वो बेस कंपोनेंट के सिलेक्शन के बाद अर्थात अब फाइनली हम उस फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। तो अटैच्ड है दैट इज सेकंड कंपोनेंट है इज़ एडेड एज द प्रीफिक्स। जैसे मैंने बताया था कि जो सेकंड कंपोनेंट है उसको हम अटैच कंपोनेंट कहेंगे, जिसको हम सेकेंडरी कंपोनेंट भी कह देते हैं। तो इसको हम प्रीफिक्स के रूप में है वो हम ऐड करेंगे टू द नेम ऑफ द बेस कंपोनेंट। बेस कंपोनेंट के साथ में प्रीफिक्स के रूप में हम इसको ऐड करते हैं और ये जो है हमारा प्रीफिक्स कहलाएगा और जो मेन हमारा कंपोनेंट है वो बेस कंपोनेंट होगा। तो अब प्रीफिक्स के लिए क्या होगा, द प्रीफिक्स डेजिग्नेटिंग एन अटैच्ड कंपोनेंट इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग टर्मिनल ई of a trivial or HW name of a component into O. This O is not dropped when followed by a vowel. तो अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हमारे लिए ध्यान में देनी है कि जो प्रीफिक्स है उसका जो भी नाम है, चाहे हम उसका ट्राइवियल नेम जो अप्रूव्ड IUPAC नाम है उसको लें या फिर हम उसका जो सिस्टमेटिक सिस्टम के द्वारा किया गया नेम या HW नेम हो उसके नाम में हम ओ लास्ट में ऐड कर देंगे। और देखिए बात क्या है, ये जो ओ है जब हम दोनों नामों को कंबाइन करेंगे तब भी हम इसको ड्रॉप नहीं करेंगे, चाहे वो दूसरा वाला जो कंपोनेंट है वो किसी वोवेल से ही शुरू क्यों ना हो रहा हो। तो 2 बातें यहाँ पर ध्यान में देने की हैं कि जो हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है उसके नाम के पीछे लास्ट में हम ओ लगा देंगे। एक बात हमारे लिए ये ध्यान में देनी है और दूसरी बात हमारे लिए क्या ध्यान में देनी है कि जो हमारा जो मेन कंपोनेंट है वो अगर वोवेल से भी शुरू हो रहा है तब भी हमें उसमें ड्रॉप उसको नहीं करना है। यहाँ पर ये बात है हमारे लिए ध्यान में देना। जैसे अगर पायराजीन है, पायराजीन अगर हमारा अटैच कंपोनेंट है तो पायराजीन के पीछे हमारे लिए ओ लगा देना है। पैराजीन में ई को तो हमें ड्रॉप कर देना है और हमारे लिए ओ है उसमें लगा देना है, तो पैराजीनो हो जाएगा ये। इसी तरह से अगर पैराजोल है तो पैराजोल में PYRAZOLE LE में ई को हटा देना है और बाद में ओ को जोड़ देना है, तो पैराजोलो हो जाएगा ये हमारा अटैच कंपोनेंट का नाम। इसी तरह से अगर थायाजोल है तो थायाजोल में ई हटा करके थायाजोलो है वो हमें इसे कर देना है। तो फिर से हम इस नियम को देख लें, द प्रीफिक्स डेजिग्नेटिंग एन अटैच्ड कंपोनेंट इज़ फॉर्म्ड बाय चेंजिंग टर्मिनल। तो प्रीफिक्स जो है जो अटैच कंपोनेंट के लिए जो हमें प्रीफिक्स यूज़ करना है उसके टर्मिनल ई को हटा करके
और उसके जो ट्राइवियल नेम लें हम, चाहे HW नेम लें, उसमें जो है उसको लास्ट में ई को हटाकर उसको ओ में कन्वर्ट कर देना है। और ये ओ तब भी ड्रॉप नहीं होगा जबकि दूसरा जो नाम है वो वोवेल से ही क्यों ना शुरू हो रहा हो। तो इस तरह से पैराजीन से पैराजीनो हो जाएगा, पैराजोल से पैराजोलो हो जाएगा, थायाजोल से थायाजोलो। मैं समझता हूँ यहाँ तक कि ये जो नियम है वो क्लियर होंगे।